राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल CS विद कुमकुम पर। और कल हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ा था जो डेटिंग एक्ट था 1773 का। फिर उसके बाद आया पिट्स जो इंडिया एक्ट था 1784 में, इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद 1786 का एक्ट पढ़ा एंड देन चार्टर एक्ट 1793 के बारे में पढ़ा था कल। जिन्होंने भी ना देखा हो प्लीज़ देखिए जाके, और उसके आगे आप जब पढ़ेंगे यहाँ से तो आपको समझ में आएगा। और 1813 का देखा था, उसके बाद 1833 का, और फिर देखा था 1853 का। अभी देखने जा रहे हैं द क्राउन रूल, जो कि 1858 टू 1947 चला। सो इसमें सबसे पहले वीडी सावरकर ने 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उसको बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद इट एबॉलिश द, यानी जो क्राउन रूल था इसने उन्मूलन किया किसका, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सभी जो शक्तियाँ थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया ब्रिटिश क्राउन को। फिर आया इसमें गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो इसमें सबसे पहले द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज इन वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो अभी तक सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए, एंड देन गवर्नर ऑफ इंडिया हुए, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए। अभी इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद वाइसरॉय ऑफ इंडिया में चेंज हुआ। तो सभी पावर्स इन्हीं के अंडर थी। और ये थे लॉर्ड कैनिंग, जो सबसे पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और ये था COD। इसको इंडेड डबल गवर्नमेंट बाय अबोलिश, मतलब यहाँ पे इसको चेंज कर दिया गया। जो डबल गवर्नमेंट थी, दोहरा प्रशासन था, उसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया। फिर क्रिएटेड न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यहाँ पे नया ऑफिस खुला 15 मेंबर्स का, इनको सहायता करने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट को। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। यहाँ पे जो गैर सरकारी सदस्य थे वाइसरॉय के लिए जो नॉमिनेट किए गए, इंडिया से 3 बने थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसमें सबसे पहले बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, यानी 3 लोग थे जो वाइसरॉय में जो इंडियन लोग सम्मिलित हुए थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। राजा जो बनारस के थे और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। उसके बाद विच रिमूव इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 स्टार्टेड इन एक्ट 1773 रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंट। यानी कि जो वहाँ पे 1833 की चार्टर एक्ट में तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी में उसके अधीन कर दी गई थी, तो अभी इनको सारी पावर अलग अलग दे दी गई। फिर इसके बाद also provided for the establishment of new legislative council for Bengal और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड पंजाब, यानी इन तीनों को अलग अलग अपना जो है पावर दे दी गई। फिर इसी 1861 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें एम्पावर द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ऑर्डिनेंस लगा यहाँ पे, मतलब अध्यादेश 6 मंथ का था। और इसी 1861 से पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस किया गया बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859 फॉर वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी अलग अलग विभागों में काम करने के लिए लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी जो विधान परिषद थी उसमें गैर सरकारी जो लोग थे, मेंबर्स थे, उनको बढ़ाया गया। इट गेव द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। जो कार्यपालिका होती थी उसमें बजट पर डिस्कशन करने, उस पर क्वेश्चन करने का आदेश दिया गया 1892 के चार्टर एक्ट से। और इसी के द्वारा प्रोवाइड किया गया प्रोवाइड द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में एक प्रांतीय विधान परिषद थी और एक सेंट्रल विधान परिषद थी। इसमें गवर्नर ने रिकमेंड किया था, गवर्नर द्वारा जो रिकमेंड किया गया उसमें डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपालिटीज़, ट्रेड एसोसिएशंस, ज़मींदाराज और चैम्बर्स, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो रिकमेंड किया गया था। और उसके बाद जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा वाइसराय जो थे उनको रिकमेंड किया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फिर इसके बाद यहाँ से इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोविजन यूज्ड इन फिलिंग अप सम नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, यानी कि जो संघ या यूनियन बोलते हैं जिसको केंद्र और प्रांतीय लोगों को एक अप्रत्यक्ष चुनाव से जो गैर सरकारी लोग थे उनकी सीटें भरने का जो है प्रोविज़न किया गया। फिर इसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। यहाँ से ही जो ये 1909 का काउंसिल एक्ट था इसको जानते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म, यानी मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। यहीं से इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, यानी जो संघ और केंद्र और प्रांत का लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो साइज था उसको बढ़ा दिया गया। अभी 16 to 60 मेंबर्स में बदल गया। फिर मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रेजोल्यूशन ऑन दी बजट, यानी जो बजट पे अभी यहाँ पे डिस्कशन करने का पावर 1892 के एक्ट में प्रोवाइड किया गया था, वहाँ यहाँ पे अलाउ किया गया जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है उसको पूछने के लिए। फिर फर्स्ट टाइम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसराय इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो ये कार्यपालिका परिषद थी इसमें वाइसराय के रूप में ज्वाइन हुए कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। फर्स्ट लॉ मेंबर अपॉइंट किए गए। फिर इसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, यानी इंट्रोड्यूस द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचन मंडल जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए मुस्लिम लोगों को अलग से दिया गया। इसमें सिर्फ मुस्लिम लोग वोट कर सकते थे, मुस्लिम ही जो है एक मेंबर बनेगा, मुस्लिम मेंबर के लिए मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते थे। फिर इसी से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड ज़मींदाराज, यहाँ से भी एक पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया इन लोगों के लिए। और इसी को ही फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं, यानी कौन थे, लॉर्ड मिंटो, जिन्होंने ये पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया था। जो क्रिटिकल एनालिसिस में जो 1909 का सांप्रदायिक पंचायत था, इसमें जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया और जो गवर्नर जनरल परिषद की बातों को अनदेखा कर दिया गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो ये 1919 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था इसको जानते हैं हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से, और ये जो फोर्स में आया 1921, यानी 1921 से ही ये पूरी तरह से संचालित हुआ। मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। और इन दिस एक्ट बाई कैमरलिज्म डायरकी, यानी यहाँ पे जो द्वैत शासन था इसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें सबसे पहले जो लिमिटेड नंबर में वोटिंग राइट था, मतलब जो लैंड होल्डर से बड़े बड़े ज़मींदार थे उनको ही सिर्फ वोट देने का अधिकार होता था। सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट, जो सब्जेक्ट जो प्रांतीय और केंद्रीय विषय थे उनको सेपरेट कर दिया गया। फिर इसके बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में यानी डुअल गवर्नमेंट थी, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, यानी हस्तांतरित और अनारक्षित। तो हस्तांतरित में जो विषय थे उनमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, एजुकेशन था, और जो आरक्षित थे उसमें लॉ एंड ऑर्डर था, पुलिस थी, क्रिमिनल मैटर्स थे, और जो मिनरल होते हैं खनिज वो थे। इसमें ये डायरकी सिस्टम था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे विधानमंडल, और जो विधानमंडल था वो द्विसदनात्मक था। यहीं पे एक्सटेंड किया गया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडिया, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, यानी यहीं से ही जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था पृथक मंडल के लिए वहाँ पे सिख, इंडिया, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन को दिया गया था।
और यहीं से सेपरेट किया गया फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल यानी प्रांतीय बजट और एथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनैक्ट द बजट। और लोक सेवा आयोग का गठन इसी 1919 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से हुआ। और यहीं पे एक इंक्वायरी मतलब जो ये कंपनी जो ये गवर्नमेंट मतलब 10 साल में कौन सा काम काज कर रही किस तरह कर रही थी, तो 10 साल में क्या क्या किया उसी की इंक्वायरी के लिए जो है रिपोर्ट बनाने के लिए लोगों को भेजा जाता था। तो इसी के लिए सबसे पहले 1927 में साइमन कमीशन भारत आया इंक्वायरी के लिए। और जो डायआर्की थी यानी जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी उसको एबॉलिश करने के लिए। और इसमें जो इसका सबसे जो आलोचना वाली चीज़ थी उसमें नॉट क्लैरिटी इन सब्जेक्ट्स, मतलब सब्जेक्ट में क्लैरिटी नहीं थी। और कम्युनल राइट्स को बढ़ाया गया था इसमें, और इसमें वोटिंग राइट भी सिर्फ लिमिटेड था। साइमन कमीशन ये आया था फॉर एबोलिशन ऑफ डायआर्की ने द्वैध शासन को समाप्त करने के लिए। जो कम्युनल अवार्ड था ये एक्सटेंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दी माइनॉरिटीज़, यानी जो अल्पसंख्यक लोग थे उनको अलग से जो उनका निर्वाचन मंडल था उसको सेपरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और पूना पैक्ट भी 1932 में आया था। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। ये जो 1935 एक्ट आया था वो संघीय ढांचे और प्रांतीय स्वायत्तता की नींव डालने के लिए बनाया गया था। फिर आया फीचर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। तो ये एक मिनी जो कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोल सकते हैं, यहीं से बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं। तो इसमें सबसे पहले डिवाइड द पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्टेस, यानी फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल और कंकरेंट, यहाँ पे 3 लिस्ट में ये बांटा गया था। उसके बाद राष्ट्रपति का जो अध्यादेश की शक्ति वो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। यहाँ से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता यहाँ से मिली। फिर इसी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया बाई कैमरलिज्म, यानी कि जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी वो इंट्रोड्यूस की गई कहाँ, केंद्र में। फिर यहीं से ही फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, यानी जो संघीय न्यायालय था। और उसके जो पहले जज थे वो थे मॉरिस लिनफोर्ड ग्वाइयर, यानी मॉरिस लिनफोर्ड ग्वाइयर। इसी के द्वारा कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एससी एंड वुमेन, यानी वुमेन वर्कर के लिए और एससी के लिए कम्युनल यानी सांप्रदायिक जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, पृथक निर्वाचन मंडल, उसको बढ़ाया गया था। इसी से जो इस्टेब्लिश किया गया था फेडरल पीएससी, प्रोविंस पीएससी और जॉइंट पीएससी, दैट इज़ ये अखिल भारतीय सेवा का गठन भी इसी गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा किया गया। और बाई यंग हिल्टन कमीशन इस्टेब्लिश आरबीआई टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट, जो अपने यहाँ की मुद्रा प्रणाली थी उसको कंट्रोल करने के लिए यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था इसी 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के द्वारा। और इसके क्रिटिसिज्म में सबसे पहले 375 ये इसमें 250 इलेक्टेड मेंबर थे, 125 वो नॉमिनेटेड रजवाड़े थे और 156 इलेक्टेड थे। इसमें 260 375 का था इसमें, और 104 रजवाड़ों द्वारा। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इसमें सबसे पहले पीएम जो क्लीमेंट एटली थे डिक्लेयर उन्होंने किया ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड बाई जून 30, 1948। जो क्लीमेंट एटली थे वहाँ ब्रिटिश के पीएम, उन्होंने जो है वो घोषणा की कि 30 जून 1948 में भारत आज़ाद हो जाएगा। और माउंटबेटन प्लान था 3 जून 1947 को। रिफॉर्म्स बाई क्रिप्स मिशन जो आया वो एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी जो सेकेंड वॉर था उसके बाद ही आया था। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी नई संविधान सभा को गठित करने के लिए। फिर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बट डिफेंस, यानी जो इंडियन भारतीय प्रतिनिधि थे उन्होंने तो संविधान सभा ज्वाइन की, लेकिन जो डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत थी। और बट दिस इज अ डोमिनियन स्टेट, मुस्लिम लीग एंड इंडियन लीडर वांट टू होल्ड इंडिपेंडेंस। इसमें मतलब जो मुस्लिम लीग के व्यक्ति थे वो पूरा स्वतंत्रता चाहते थे। और 1942 में आया क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में आया। इसमें कैबिनेट मिशन 1946, उसके बाद इसमें जो 3 मेंबर थे पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर।
इसी से जो ब्रिटिश रूल है उसका अंत हुआ रियासत। और इसमें कहा गया कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कहा गया रियासतें जो चाहे मतलब संघ में शामिल हो सकती हैं या बाहर रहें अपने अनुसार। और यहाँ पे एंट्रीम गवर्नमेंट की मांग की गई टू इस्टेब्लिश ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बाय द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के द्वारा जो संविधान सभा है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यहाँ से ही गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए बाई किंग ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के किंग द्वारा। फिर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद यहाँ से हटा दिया गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, इसमें एंट्रीम गवर्नमेंट और जो संविधान निर्माण के टाइम पे जो मंत्री बने, तो इसमें जो अध्यक्षता की गई जीवी मालवणकर द्वारा। और ये एंट्रीम गवर्नमेंट बनी 2 सितंबर 1946 को। और इसमें लियाकत अली खान वित्त से संबंधित थे, जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट बने और जो विदेशी मामले थे उनसे संबंधित और कॉमनवेल्थ रिलेशन से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ईसाई अध्यक्ष बने, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने। और डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्री एंड सप्लाई जो मिनिस्टर थे वो बने। सी राज गोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट से रिलेटेड थे। आसफ अली रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट थे। सरदार पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गृह सूचना और प्रसारण मंत्री। सरदार बलदेव जो वो रक्षा विभाग से। आई चुंद्रीकर ये वाणिज्य विभाग से। जोगेंद्र नाथ मंडल जो वो विधि से संबंधित थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जवाहरलाल नेहरू पीएम बने। विदेशी मंत्रालय जो इनके अंडर में था। फिर ये सरदार पटेल होम स्टेट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग यानी गृह मंत्रालय, राज्य मंत्रालय और जो सूचना प्रसारण था इन्हीं के अंडर था। डॉक्टर राजेंद्र ये फूड एंड एग्रीकल्चर मंत्री बने। और मौलाना अबुल ये शिक्षा मंत्री बने। बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री। और आर के शनमुखम शेट्टी ये फाइनेंस मिनिस्टर बने। जॉन मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट से संबंधित थे। और सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री फिर से बने। तो ऐसे ही बहुत ही ईजी तरीके से रिवाइज करने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।